सुप्रभात छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध अजीज सभी मित्रों को और मार्गदर्शन करने वाले सभी साथियों को। बाल साधना विद्यालय परिवार आपके परिवार और आपके जीवन से जुड़े हुए सभी अजीज़ों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। आज ऑनलाइन क्लास में जो छठे नंबर का जो बिंदु है, उस बिंदु के रूप में गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक उपलब्धियां मुझे आप तक पहुंचानी है। मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। तो पहला बिंदु हम शुरू करते हैं। बिंदु का नाम है गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। यानी गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उन गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों में पहले बिंदु के रूप में हम लेते हैं मंदिर। देखो, मंदिर कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग गुप्तकाल को कहा जाता है। गुप्तकाल में पहली बार हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों का सर्वोच्चतम विकास हुआ था। इस समय मंदिरों में पहली बार ईंट व पत्थर का प्रयोग हुआ था और इसी गुप्तकाल में पहली बार मंदिरों पर शिखर बने थे। और पहला शिखर जो बना था वो शिखर देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर था और उस दशावतार मंदिर पर पहला शिखर बनाया गया था। इस काल में मंदिर कला की 4 विशेषताएं विकसित हुई थी। पहली विशेषता थी गर्भगृह। जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं। उस गर्भगृह के चारों ओर आप घूम के आते हो और ये जो पद यानी रास्ता जो आप तय करते हो, इसका नाम है पद अक्षिणा पद। और इस गर्भगृह के सामने आप जहां घंटी लगी हुई होती है और वहां बैठकर, ये जो घंटी लगी हुई होती है, वहां बैठकर आप पूजा करते हो, अपने इष्ट को याद करते हो, वो चीज कहलाती है मंडप। इस गर्भगृह के ऊपर तो गुंबद बना होता है, उस गुंबद को आप क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। और यहाँ जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, इस मुख्य प्रवेश द्वार को आप तोरण द्वार कहते हैं। ये 5 विशेषताएं जो थी वो गुप्तकालीन मंदिरों में पहली बार आई थी। उस समय मंदिर स्थापत्य कला की 3 शैली विकसित हुई। नागर, ये शैली उत्तर भारत की शैली थी और उत्तर भारत की नागर शैली में जो मंदिर थे वो वैष्णव मंदिर थे। भगवान विष्णु, राम और कृष्ण, इन तीनों के सर्वाधिक मंदिर थे। इन तीनों अवतारों के मंदिर थे, वो थे नागर शैली के। नागर शैली के मंदिरों का जो चबूतरा होता है नीचे का, वो आयताकार होता है और इसके ऊपर गुंबद होता है, वो त्रिभुज आकृति के अंतर्गत होता है, गोलाकार नहीं होता है। त्रिभुज आकृति का गुंबद इसके अंतर्गत होता है। बाकी मंडप, प्रदक्षिणा पथ, शिखर, ये सारी विशेषताएं होती हैं। और नागर शैली के जो भव्य मंदिरों में जो नाम आते हैं, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसका नाम आता है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, उस कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिस मंदिर का निर्माण जो हुआ वो उड़ीसा में हुआ है। इसमें काले पत्थरों का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। दूसरी बात, देलवाड़ा के जैन मंदिर है। यानी हमारे सिरोही क्षेत्र में माउंट आबा जो है, वहाँ पर देलवाड़ा के जैन मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर 5 श्रेष्ठ मंदिरों का समूह है, वो भी यानी क्या है? नागर शैली के। और एक मैंने ऊपर आपको बताया था, पहली बार गुंबद देवगढ़ दशावतार मंदिर जो है, जिस पर शिखर बना था, ये भी नागर शैली का। द्रविड़ शैली को इसका उल्टा कर दो, विपरीत कर दो। यहाँ आयताकार चबूतरा है, वहां पर चबूतरा होगा वर्गाकार। यहाँ पर त्रिभुज आकृति के अंतर्गत गुंबद है, वहां पर है गोलाकार। यहाँ पर गोलाकार है और यहाँ पर वर्गाकार है। 2 विशेषता हो गई। यहाँ पर प्रवेश द्वार को आपने तोरण द्वार कहा है, वहां पर गोपुरम कहते हैं। पुरम, ये गोपुरम बिना स्तंभ के छज्जों को कहते हैं। वैसे प्रवेश द्वार के नजदीक जो बिना स्तंभों के छज्जे होते हैं उसको गोपुरम कहते हैं। दूसरी बात यहां पर आती है कि प्रसिद्ध मंदिर जो होंगे द्रविड़ शैली में, वो शिव के होंगे, जिसको आप एक नाम से जोड़ सकते हो, शैव संप्रदाय के होंगे। ये बात आपको इसमें मुख्य रूप से याद रखनी होगी। शैव संप्रदाय के जो प्रसिद्ध द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंतर्गत कैलाशनाथ का मंदिर है। ये बहुत ही श्रेष्ठ मंदिर है। महाबलीपुरम का मंदिर है, ये महाबलीपुरम का मंदिर रथ मंदिर है।
ये 7 रथ हैं, जो 5 तो पांडव हैं, एक कुंती है और एक द्रौपदी है। और इन 5 पांडव और द्रौपदी सहित रथों का मंदिर है। महाबलीपुरम का मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर स्वर मंदिर यानी है, उसका निर्माण भी द्रविड़ शैली में हुआ है। दूसरी गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धि का प्रभाव देखा गया, वो चित्रकला पर देखा गया। इस काल में जितनी भी चित्रकलाएं बनी हैं वो गुफाओं में बनी हैं। और गुफा किसे कहते हैं? पहले मनुष्य जब जो पर्वत होते थे, उस पर्वत की दरार होती थी, जिसको कंदरा कहते हैं। आप कंदरा भी कह सकते हो, दरार भी कह सकते हो। उन्हें धीरे धीरे काट कर, जैसे जीतन राव माझी ने एक पर्वत को काट दिया था और उस पर्वत को काटकर यानी एक रास्ता बना दिया था, उस तरीके से पहले उस पर्वत की दरारों को काटकर कुछ निवासी स्थान पुरातन काल में बनाए गए थे, उन्हें गुफाएं कहते हैं। इसके काल के अंतर्गत जो चित्रकला हुई है गुप्त काल में, वो तीनों धर्मों की हुई है। बौद्ध धर्म की भी हुई है, जैन धर्म की भी हुई है और हिंदू धर्म की भी हुई है। यानी ये तीनों धर्मों की चित्रकारी उस समय हुई है। गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध गुफा जो चित्र मिले हैं वो अजंता के मिले हैं। और अजंता जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद किसका हिस्सा है? महाराष्ट्र का हिस्सा है। और औरंगाबाद जो अजंता है ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, जहाँ पर 29 गुफाएं मिली हैं। कितनी गुफाएं मिली? 29। आपकी बुक में थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन सीधा वो अगर आपको मैं डिटेल नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी वो चीज़, क्योंकि वहाँ तो ये तथ्य दे दिया, लेकिन तथ्य को समझाना बहुत जरूरी है। तो 29 गुफाएं हैं। वर्तमान समय में वहाँ पर केवल 7 गुफा मौजूद है। और कहा जाता है कि 19 व 21 नंबर की गुफाएं 19 व 21 नंबर की गुफाएं जिनका संबंध चालुक्य वंश से है, यानी बाकी सभी गुप्त काल से हैं, लेकिन 19 और 21 नंबर की गुफा चालुक्य वंश से है। आज केवल 7 गुफा मौजूद है। कुल 29 गुफाएं उस समय मौजूद थी। और गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ गुफा नंबर 16 है, 17 है। 19 नंबर गुफा का संबंध गुप्तकालीन क्षेत्र से है या गुप्तकालीन व्यवस्थाओं से। अजंता की गुफाओं में तीनों धर्म का संबंध मिला है। बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी और हिंदू धर्म के चित्र भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। दूसरी गुफाएं जो मिली हैं वो बाघ की गुफाएं मिली हैं। और ये गुफाएं सिर्फ बौद्ध धर्म की है। ये जो गुफाएं हैं वो सिर्फ किस धर्म की हैं? बौद्ध धर्म की है। और बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं जो मिली हैं ये आपको मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित श्रेष्ठ गुफाएं हैं जो हमें उस काल की चित्रकारी की उदाहरण देते हैं। जैसे 16 नंबर गुफा है, 17 नंबर गुफा है और 19 नंबर गुफा है। इसमें महात्मा बुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर आपकी शुरू होती है कि गुप्तकालीन साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है। देखो, साहित्य के क्षेत्र में मैंने आपको एक शब्द बताया था कल, कालिदास। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और इस कालिदास जी ने 5 पुस्तकें लिखी। कल मैंने लिखित में समझाया था, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु श्रृंगार, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्रम नाम की पुस्तकें जो हैं वो पुस्तकें इन्हीं कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। गुप्त काल के अंतर्गत एक वैज्ञानिक हुए जिस वैज्ञानिक का नाम है आर्यभट्ट, जिसने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्र ग्रहण के अलावा यहाँ पर जो दशमलव पद्धति यानी उस समय बताई गई थी, तो ये आर्यभट्ट ने किया। इसने आर्यभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। इसने 2 पुस्तक लिखी थी, एक तो थी सूर्य सिद्धांत और एक लिखी थी आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक जो है वो इसके द्वारा लिखी गई है। तो ये 2 बहुत ही सर्वश्रेष्ठ क्या है? पुस्तक है। दूसरी चीज यहाँ पर आती है प्रशस्ति, यानी दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो आती है प्रशस्ति। यानी गुप्त काल के अंतर्गत 3 प्रशस्ति हैं। एक तो है प्रयाग प्रशस्ति, कल मैंने बताया था, जो मैं एक बार पुनः रिवाइज कर दूं, हरिसेन इसके लेखक थे, संस्कृत भाषा में थी।
चंपू शैली का मतलब है गद्य और पद्य की शैली थी। और इसमें पहली बार यानी समुद्रगुप्त को धर्म प्रचारक बंधु, इसकी तुलना नारद और तंबुरक से की गई है। और इसकी श्रेष्ठ उपलब्धियों में कविराज से संबोधित इसको प्रयाग प्रशस्ति में किया, कल मैंने डिटेल बताई थी। दूसरी उदयगिरी प्रशस्ति है। उदयगिरी भी यानी गुप्त काल की प्रशस्ति है, बहुत ही बड़ी प्रशस्ति है। ये वीरसेन ने लिखी थी और चंद्रगुप्त शेकिंड की है। ये किसकी है? चंद्रगुप्त शेकिंड की है। और वीरसेन नामक जो व्यक्ति थे उसने ये प्रशस्ति जो थी वो लिखी थी, बहुत ही बड़ी और सर्वश्रेष्ठ प्रशस्ति है। ये भी कल मैंने आपको बताया था मंदसौर प्रशस्ति। और मंदसौर प्रशस्ति जो है, इस प्रशस्ति के लेखक वत्स भट्टी थे और ये कुमारगुप्त फर्स्ट की है। कुमारगुप्त ने जब नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, दान दिया था, वो सारी चीज़ें इस मंदसौर प्रशस्ति के अंतर्गत लिखी गई है। ये भी गुप्त काल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। वराहमीर, वराहमहीर इसको कहा जाता है। वराहमहीर नाम के व्यक्ति थे। उस वराहमहीर नाम के व्यक्ति ने ज्योतिष शास्त्री थे, ज्योतिष शास्त्री थे। और इस ज्योतिष शास्त्री ने पहली बार एक पुस्तक लिखी थी, बृहत संहिता। बृहत संहिता, लघु जातक, लघु जातक, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका तो यानी बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, ये कई पुस्तकें उसके द्वारा रची गई थी। रोमक और पॉलिसी जैसे सिद्धांत दिए थे वो वराहमीर ने दिए। बच्चों सीधी सी बात आप कहोगे सर क्या बता दिया आपने, बृहत संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका। आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त आपसे पूछेगा। इसने ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया था, ज्योतिष क्या है, उसका प्रतिफल क्या है, इन पुस्तकों में इनके द्वारा बताया गया है। गुप्त काल में एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त, जिसने शून्य का आविष्कार किया। आप कहोगे सर शून्य का तो हमने तो आर्यभट्ट पढ़ा, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन ब्रह्मगुप्त भी एक गणितज्ञ थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ब्रह्म स्फुटिका। ब्रह्म स्फुटिका नामक पुस्तक लिखी थी। उस ब्रह्म स्फुटिका नाम की पुस्तक में इसने शून्य का आविष्कार किया था और ये पुस्तक इसने लिखी थी, ब्रह्मगुप्त ने ये पुस्तक लिखी थी। दूसरी, भास्कर प्रथम भी इसके दरबारी थे और वो भास्कर थे, वो खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री का मतलब ये होता है जैसे अभी 29 अप्रैल को वो एक उल्कापिंड वाला जो मामला आया था, ऐसी बातों को प्रदर्शित करने वाला जो होता है वो खगोल शास्त्री होता है, जो खगोलीय ज्ञान आपको देता है। इनके दरबार में एक व्यक्ति था यहाँ पर धन्वंतरी। ये धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य था, यानी आयुर्वेदाचार्य के रूप में प्रसिद्ध था। आयुर्वेद का ये बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो आयुर्वेद जो था उस आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा ज्ञाता था और इसने पहली बार हमें ऐसी परंपरा दी थी जिस परंपरा में चीरफाड़ के द्वारा शरीर की व्याधियों को दूर किया जाता है। जैसे राजा परमारवंशी राजा भोज की आँख का में मोतियाबिंद था और उसको एक सुमोनी पुष्प सुंघाकर उसका क्या कर दिया था, इलाज किया था। तो ये धन्वंतरी थे, इसलिए कई मेडिकल स्टोरों पर ये नाम लिखा होता है धन्वंतरी मेडिकोज। ये उसी बात के कारण वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई होती है। वाघभट्ट भी इसी के दरबार में रहते थे, कालबकाय भी इसी के दरबार में रहा करते थे। ये काफ़ी चीज़ें जो थी ये गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत ये चीज़ आती है। फिर अगली चीज़ आती है यहाँ पर वर्धन वंश। अगला आपकी बुक का जो टॉपिक है वो है वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद अगर किसी वंश ने पुनः राजनीतिक एकता स्थापित की है, पहले मौर्यों ने की थी, फिर गुप्तों ने की और तीसरे नंबर पर किसी राजवंश ने राजनीतिक एकता स्थापित की है, तो गुप्त वंश के पतन के बाद किसने की है? वर्धन वंश ने की है। वर्धन वंश का उदय कहाँ हुआ था? जो वर्तमान समय का आपका हरियाणा है, उस हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। यानी कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के अंबाला जिले के लगभग, यानी कि ये जो आपका राजवंश था ये विकसित हुआ था। इस राजवंश का मूल नाम पुष्य भूति वंश था। यानी इस वंश का जो मूल नाम था वो पुष्य भूति वंश कहा जाता है और आपने ही दूसरा नाम इसको आप दे सकते हो वर्धन वंश या पुष्यवती वंश कहते हैं। इस वंश का जो प्रथम शासक था, इस वंश का प्रथम शासक था वो कौन था? नरवर्धन था।
इस वंश का प्रथम शासक कौन था? नरवर्धन था। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक यानी जिसके काल में वास्तविक स्थापना नरवर्धन ने कर दी, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति का जो विकास हुआ है, इसकी वास्तविक शक्ति का विकास हुआ था प्रभाकर वर्धन के समय हुआ था। ये प्रभाकर वर्धन इस वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसने राजनीतिक शक्ति की स्थापना की, राजनीतिक श्रेष्ठता को विकसित किया था। प्रभाकर वर्धन साहब के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और एक इनके बहन थी जिसका नाम राजश्री ओब्लिक राज्यश्री था। ये इनकी बहन थी। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया कि अपना उत्तराधिकारी राज्यवर्धन को अपने जीवन काल में घोषित कर दिया था, और अपनी पुत्री जो थी राज्यश्री, उसका विवाह कर दिया था किससे? कन्नौज के राजा थे। यानी अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक थे, और कन्नौज के शासक जो थे वो थे ग्रहवर्मा। उस ग्रहवर्मा के साथ उसने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। किसने? ग्रहवर्मा के साथ शादी कर दी राज्यश्री की। किसने? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की मौत हो गई और राज्यवर्धन शासक बन गए। ऐसी स्थिति में क्या किया? दो शासक थे। एक तो था शशांक, और ये जो शशांक शासक था ये बंगाल का था। गौड़वंशी शासक था शशांक, ये बंगाल का राजा था। और दूसरा मालवा का शासक था देवगुप्त। दूसरा शासक था देवगुप्त, और देवगुप्त कहाँ का शासक था? मालवा। तो शशांक बंगाल का शासक था और देवगुप्त मालवा का शासक था। इन दोनों शासकों ने मिलकर क्या किया कि शशांक और देवगुप्त, इन दोनों शासकों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी थी? यानी ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? ग्रहवर्मा जो कन्नौज के राजा थे उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि भाई प्रभाकर वर्धन की मौत हो गई, राज्यवर्धन राजा बन गया, हर्षवर्धन छोटा था। राज्यश्री के पति जो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा थे, मौका पाकर उस ग्रहवर्मा की गौड़वंशी राजा शशांक और देवगुप्त मालवा के राजा थे, दोनों ने मिलकर उस ग्रहवर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी। अपने बहनोई की हत्या का समाचार मिला। ये बहनोई किसका था? राज्यवर्धन का। और जब अपने बहनोई की हत्या का समाचार उसको मिला था, तो बहनोई की हत्या का समाचार मिला तो उसका बदला लेने के लिए कौन गया? स्वयं राज्यवर्धन वहां पर गया था। लेकिन राज्यवर्धन की भी धोखे से क्या कर दी गई? हत्या। यानी राज्यवर्धन जब बदला लेने के लिए गया, राज्यवर्धन किसका बदला लेने के लिए गया? अपने बहनोई की जो हत्या की थी उसका बदला लेने के लिए गया। और जब बदला लेने के लिए गया तो राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी धोखे से। किसने? शशांक जो गौड़वंशी राजा था, उस शशांक ने उसकी भी क्या कर दी? हत्या कर दी। ऐसी स्थिति के अंतर्गत शासक कौन बने? हर्षवर्धन बने। अब क्या हुआ कि जब ग्रहवर्मा की मौत हो गई तो राज्यश्री थी उसको जेल में डाल दिया। वो जैसे तैसे जेल से छूटकर उसे समाचार मिला कि आपके भाई राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। तो जो राज्यश्री थी वो राज्यश्री कहाँ चली गई? जंगलों में चली गई। जंगलों में चली गई। अब जब वो जंगलों में चली गई थी तो उधर से तो कन्नौज पर अधिकार शशांक और देवगुप्त का हो गया, इधर हर्षवर्धन छोटा है, राज्यवर्धन की भी शशांक ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में 606 ईस्वी के अंतर्गत राजा बने कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 3 काम करने की कोशिश की। पहली शपथ, उसने शपथ ली कि मैं मेरे इष्ट देवता या मेरे पूर्वजों को साक्षी मानकर एक शपथ लेता हूं कि जब तक मैं इस पृथ्वी को गौड़वहीन नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये घोषणा की। क्यों? क्योंकि उसने शशांक गौड़वंशी राजा थे। दूसरी उसने शपथ ली मेरी राज्यश्री बहन का राज्य दिलाऊंगा और उनकी खोज करूंगा। और तीसरी मैं प्रशासन को संगठित रूप से स्थापित करूंगा और जनता की उम्मीदों पर खरा होने का प्रयास मैं करूंगा। उसने क्या किया? भास्कर वर्मा ऊपर अपना राज्य जो था, हर्षवर्धन ने राज्य, उसका ममेरा भाई था भांडी, ममेरा यानी जो मामा जी का लड़का था भांडी, उसको तो कहा कि आप तो राज्य देखो। और हर्षवर्धन चला गया जंगलों में। किसको ढूंढने चला गया? जंगलों में अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला गया कि मैं मेरी बहन को ढूंढ कर लाता हूं। तो और उन्होंने इस तरीके से बहन को ढूंढने के लिए चला गया। उसकी सहायता की थी उस समय भास्कर वर्मन नाम के राजा थे, उसने इसकी मदद की थी। और भास्कर वर्मन कहाँ के रहने वाले थे? कामरूप के रहने वाले थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि भास्कर वर्मन जो थे वो कामरूप के रहने वाले थे। और कामरूप के भास्कर वर्मन ने इसकी क्या की थी? मदद की। राज्यश्री को वहाँ से, राज्यश्री वहाँ पर जंगल में चिता सजा के बस मरने ही वाली थी।
उसी समय ये पहुंच गए और उसको बचाया, समझाया, अपने राज्य में लेकर उसको आ गए। उसके बाद में क्या हुआ कि हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्षवर्धन एक दानप्रिय शासक बना, और दानप्रिय शासक भी बना, साहित्य का संरक्षक भी बना, और ये एक बड़ा सर्वश्रेष्ठ योद्धा शासक भी बना। ये तीन शब्द इसके साथ जुड़ गए। ये दानप्रिय शासक बना, इसलिए इसे इतिहास में क्या कहा जाता है? हातिम फर्स्ट कहा जाता है। भारत का हातिम फर्स्ट किसे कहते हैं? हर्षवर्धन को कहते हैं। और साहित्य का संरक्षण दाता था, इसलिए इसको साहित्य सम्राट कहते हैं। और एक योद्धा था, क्योंकि इसने महाराजा की पदवी धारण की, और इसने जो शशांक शासक था, गौड़वंशी राजा जो शशांक था, देवगुप्त मालवा के राजा थे, उन सभी को हराया। इसलिए एक योद्धा भी था और एक विजेता शासक भी के रूप में भी ये विकसित रहा था। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान था। हर्षवर्धन जो था वो स्वयं एक विद्वान था। उसने 3 पुस्तकें लिखी थी। एक कादंबरी नाम की पुस्तक उसने लिखी थी, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है उसकी लिखी गई पुस्तकों में। दूसरी पुस्तक यानी कि हर्षवर्धन ने लिखी नागानंद नाम की पुस्तक, सॉरी कादंबरी नहीं है, नागानंद नाम की पुस्तक है। प्रियदर्शिका नाम की पुस्तक है, प्रियदर्शिका नाम की पुस्तक है, और रत्नावली पुस्तक है, रत्नावली पुस्तक है। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक पुस्तक स्वयं हर्षवर्धन ने लिखी। इसे साहित्य सम्राट कहते हैं। और इसके जीवन चरित्र पर एक पुस्तक लिखी गई है, हर्ष चरित्र। और हर्ष चरित्र की रचना की थी बाण भट्ट नामक व्यक्ति ने की थी। और बाण भट्ट नाम के व्यक्ति ने जब इसकी रचना की थी, तो बाण भट्ट ने इसके 5 अध्याय लिखे हैं, सॉरी 8 अध्याय लिखे हैं। पहले 3 अध्याय के अंतर्गत तो इसने क्या लिखा है? प्रथम 3 अध्याय उसमें बाण भट्ट की आत्मकथा है। शुरू के 3 अध्याय जो उसमें तो जो बाण भट्ट हैं उस बाण भट्ट की आत्मकथा का उल्लेख है। दूसरे नंबर की बात है कि 5 अध्याय जो हैं उस 5 अध्याय के अंतर्गत क्या चीज़ है? उस 5 अध्यायों के अंतर्गत हर्ष की प्रशासनिक उपलब्धियों की जानकारी है। यानी हर्ष की जो प्रशासनिक उपलब्धियां हैं उन सभी उपलब्धियों की जानकारी इसके अंतर्गत लिखी गई है। कहा जाता है कि इसके दरबार में हर्ष चरित्र लिखने वाले व्यक्ति बाण भट्ट थे, उसकी दूसरी पुस्तक जो थी वो कादंबरी थी, जो अभी मैंने थोड़ा त्रुटिवश उधर बता दिया था, कादंबरी थी। और एक और थी जिसका नाम था पार्वती प्रणय। पार्वती प्रणय नाम की पुस्तक भी इसके द्वारा रची गई थी। इसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम संगीतज्ञ था मयूर, जिसने 2 पुस्तक लिखी थी। एक मयूर शतक था और यानी कि एक सूर्य शतक नाम की पुस्तक थी, वो भी इसके द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में रतौंदिया रतन सागर नाम का पुस्तकालय बनाया, जो फर्स्ट ग्रेड 2016 का प्रश्न है। 2016 की जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी उसमें आया था रतन सागर, रतौंदी, रतौनदई, यानी जो लिखा था रतन सागर, रतनजय, रतनजय, रतौंदी। ये कई रतौंदी तो वैसे एक रोग होता है, लेकिन ये मिलता जुलता सा शब्द था इससे, रतौंदई और रतन सागर। ये पुस्तकालय भी उनके द्वारा बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इन्होंने 2 सम्मेलन बुलाई। एक तो प्रयाग में धर्म सभा बुलाई थी इसने, और एक धर्म सभा इसने कहाँ बुलाई? कन्नौज में। इन दोनों धर्म सभाओं में इसने बहुत ज़्यादा दान दिया था। पहले बौद्ध भिक्षुओं को सम्मानित किया, ब्राह्मणों को सम्मानित किया, आगंतुकों को सम्मानित किया, बिन बुलाए मेहमानों को सम्मानित किया, जरूरतमंदों को सम्मानित किया, इसने दार्शनिकों को सम्मानित किया, सबको भरपूर दान दिया। कहते हैं कि एक सभा में इसने अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे, फिर अपनी बहन राज्यश्री से मंगवा कर इसने दूसरे वस्त्र पहने थे। आगे बहुत सी डिटेलें आएंगी, लेकिन क्लास की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपके लेवल के हिसाब से ये चीज़ इतनी आपके लिए काफ़ी है। फिर दूसरी चीज़ देखिए, एक नया वंश विकसित हुआ था और उस नए वंश का नाम था पाल वंश। पाल वंश के जो संस्थापक थे, वो पाल वंश के संस्थापक जो हैं वो 750 ईस्वी के अंतर्गत रहे, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? गोपाल था। इनकी राजधानी जो थी वो कौन सी थी? मुंगेर थी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे वंश आपके, तो आपको बताया जाएगा। पाल वंश 750, गोपाल मुंगेर इनकी राजधानी थी। वर्तमान बिहार क्षेत्र था, वहाँ पर ये अधिकार करते थे, या पूर्वी भारत के अंतर्गत इनका क्या था? अधिकार था, या पूर्वी भारत क्षेत्र के अंतर्गत ये अपना शासन करते थे। पाल वंश के प्रसिद्ध शासक जो हुए वो गोपाल हुए। पाल वंश के जो प्रसिद्ध शासक हुए वो कौन हुए? गोपाल हुए। और गोपाल नाम के शासक ने एक विश्वविद्यालय बनाया था जिसका नाम
ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। यानी कौन सा विश्वविद्यालय है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के नाम विद्यालय था। और ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। पाल वंश के प्रसिद्ध जो राजा थे, उन पाल वंश के प्रसिद्ध राजाओं में देवपाल थे। यानी जो प्रसिद्ध राजा थे वो देवपाल थे। दूसरे राजा नारायण पाल थे। तीसरे राजा थे महीपाल थे। चौथे राजा जो थे उनमें नयनपाल थे। इनके सबके आगे पाल लगा हुआ है और ये पालवंशी शासक थे। सबसे महान शासक धर्मपाल था। इनमें सबसे महान शासक जो था वो महान शासक कौन था? तो महान शासक जो था वो धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। और धर्मपाल जो महान शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन से विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देवपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ बनवाया, बौद्ध मठ बनवाया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना तो गोपाल ने की थी, ऊपर लिखा है मैंने। और ओदंतपुरी जो मठ है उसकी स्थापना की गई थी वो देवपाल के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता कौन थे? धर्मपाल थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय रीट के एग्जाम में पूछा गया था, गोपाल थे। ओदंतपुरी मठ का निर्माण देवपाल ने किया। कभी मैंने तो पूछा हुआ मेरे नहीं आया निगाह में। अब आप कहोगे सर ये क्यों बताते हो? बेटा आज आपकी जो नींव लगने जा रही है, आज जिस स्टेज पर खड़े हो, इसमें आपका और हमारा दोनों का स्वर्णिम भविष्य छुपा हुआ है। क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी क्या है? सफलता है। तो इनको आपको अच्छे तरीके से आगे तक की डिटेल जो है वो उस पर आपको पढ़नी चाहिए। दूसरी बात यहाँ से आती है कि जो गोपाल जो ओदंतपुरी मठ है जिसका निर्माण देवपाल ने करवाया था, इस पालवंश से दीमान व विटपाल जैसे शिल्पी बहुत प्रसिद्ध थे। यानी जो ये विश्वविद्यालय बने हैं, ये मठ बने, इसमें दीमान व विटपाल यानी कि दो हैं, एक तो विटपाल है और एक दीमान है। ये दीमान और विटपाल जैसे महान साहित्यकार जो हुए, उस दीमान और विटपाल जैसे शिल्पियों का भी इसमें योगदान, साहित्यकार नहीं, प्रधान शिल्पी रहे। इसके बाद में एक नया वंश और विकसित होता है यहाँ पर, और उस नए वंश का नाम है राष्ट्रकूट। यानी नया वंश विकसित हुआ है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, वो स्थापना की गई थी 752 ईस्वी में की गई थी। और 752 ईस्वी में उसका नाम था दंती दुर्ग। यानी कि उसने दंती दुर्ग ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। इसकी राजधानी थी वो मरनाकर या मयान खेत थी। इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी? वो राजधानी मरना कर जो क्षेत्र है वो मरनाकर और मान्य खेत इसकी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? मान्य खेत। तो मान्य खेत इसकी राजधानी है, मरनाकर इसकी राजधानी है। 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और ये एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि कई बार कंपटीशन में भी और शायद तक आपकी बुक में भी एक शब्द दिया हुआ है कि इनकी राजधानी नासिक भी दिखाया जाता है। यानी इसकी जो राजधानी है वो कौन सी चीज़ को बताया जाता है? नासिक को भी बताया जाता है। राष्ट्रकूट जो वंश है, उस राष्ट्रकूट वंश के अनेक शक्तिशाली राजा हुए। अब वो कौन कौन से राजा हुए? जैसे कृष्ण प्रथम का नाम आप लिखते हो, कृष्ण प्रथम के अलावा ध्रुव का नाम आप लिखते हो, गोविंद का नाम आप लिखते हो, अमोद वर्ष का नाम आप लिखते हो। ये सभी राजा थे जो वो राजा थे जो इस वंश के शक्तिशाली राजा थे। 3 लास्ट के राजा हैं जो कोई ज़्यादा विशेष तो नहीं है, जैसे कृष्ण सेकंड है, इंद्र सेकंड है, उसके बाद थर्ड इंद्र थर्ड है, कृष्ण थर्ड है। ये भी राजा इसी वंश के हैं। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद, अमोद वर्ष, उसके बाद कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड, कृष्ण थर्ड, ये नाम के राजा यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली क्या हुए? राजा हुए। दंती दुर्ग था वो चालुक्यों का सामंत था। इसका संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। और ये दंती दुर्ग चालुक्य जो वंश है उस चालुक्यों का क्या था? सामंत था, या वहाँ पर उनके सामंत के रूप में ये नौकरी किया करता था। कहा जाता है कि इस वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया था। यानी इसके चौथे शासक बने ध्रुव। यानी दंती दुर्ग के बाद में चौथे शासक थे ध्रुव। और ध्रुव ने किसको पराजित किया है? वत्सराज। वत्सराज किस वंश के?
गुर्जर प्रतिहार वंश के। गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ के प्रसिद्ध थे? मंडोर। मंडोर कहाँ पे? नागौर में। तो उसके वत्सराज प्रतिहार को करवाया था। ये वो वत्स प्रतिहार है जिसने रणहिस्त की उपाधि धारण की थी, जो मैं अगले अध्याय में आपको पढ़ाऊंगा इनकी डिटेल। सचिया माता का मंदिर बनवाया था इसने, बहुत ही प्रसिद्ध, जो ओसिया के अंतर्गत। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि इस वंश का प्रसिद्ध राजा था, और वो प्रसिद्ध राजा जो था वो श्रेष्ठ रूप से अगर देखा जाए तो दंती दुर्ग था, लेकिन ध्रुव जो था वो इस वंश का सर्वश्रेष्ठ राजकों के रूप में था, या सर्वश्रेष्ठता के रूप में प्रतिष्ठित था। देखो, इस वंश का एक राजा था कृष्ण, और कृष्ण थर्ड जो नाम का राजा था, देखो ये ध्यान से देखना थोड़ा, कृष्ण थर्ड। इस कृष्ण तृतीय, ये कृष्ण तृतीय जो था उसने दो शासकों को हराया, एक तो धर्मपाल को हराया और एक नागभट्ट द्वितीय को हराया। तो ये दो अलग अलग वंश है, एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश का है और गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट। कौन सा है? नागभट्ट। तो नागभट्ट किस वंश का है? गुर्जर प्रतिहार वंश का है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का तो है नागभट्ट, और पाल वंश का है धर्मपाल। इन दोनों को पराजित किया किसने? कृष्ण थर्ड ने पराजित किया, जो 5वें नंबर का शासक था उसने इसको पराजित किया था। एक अरबी यात्री आया था, अरबी यात्री, और उसका नाम था सुलेमान। ये दो आए थे, मैं आपको गुर्जर प्रतिहार में बताऊंगा, अल मसूर्दी और सुलेमान। यानी एक महीर भोज के समय आया था सुलेमान, जिसने महीर भोज को इस्लाम की दीवार, इस्लाम का शत्रु कहा। अगले टॉपिक में डिस्कस भी करना हमें इस बात के बारे में, तो आप थोड़े से उतावले मत हो, उसमें कर लेंगे इस बात को। तो अरबी यात्री जो था वो सुलेमान था, और अरबी यात्री सुलेमान जो था वो किसके काल में आया था? ये जो शासक था वो अमोद वर्ष के काल में आया था। किसके काल में? अमोद वर्ष के काल के अंतर्गत आया था अरबी यात्री जो सुलेमान था। और इस सुलेमान ने अपनी पुस्तक में ये अमोद वर्ष नाम का राजा है, इसकी तुलना 5 उस समय के श्रेष्ठ राजाओं में की है, कि भारतवर्ष के उस समय 5 जो श्रेष्ठ राजा थे, उस भारतवर्ष के 5 श्रेष्ठ राजाओं के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित राजा थे, जिस राजा का नाम अमोद वर्ष था। तो 4 अन्य प्रतिष्ठित राजा कौन से थे जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे? तो एक तो 3 और कौन से थे? एक तो अमोद वर्ष हो गया, स्वयं एक शक्तिशाली राजा था, 5 नहीं है 4 राजाओं में इसकी तुलना की जाती थी चारों तरफ से। अब 4 में अमोद वर्ष है, तो 3 कौन हो गए? एक तो हो गया भाई कृष्ण जो सेकंड है, एक हो गया इंद्र थर्ड है, ये भी शक्तिशाली था, एक महिपाल था, ये भी यानी शक्तिशाली था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था। इनमें इसकी तुलना की जाती है। यानी कहा जाता है कि अमोद वर्ष नाम के जो राजा हैं उसने तुंगभद्रा, यानी जो नदी है, उस तुंगभद्रा नदी में क्या लेती थी? जल समाधि। जल समाधि 2 ने लिए भाई, एक तो गंगा नदी के अंतर्गत जल समाधि लिया गुर्जर प्रतिहार शासक थे, और गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट जो सेकंड है उसने 833 ईस्वी में जल समाधि ली थी, और एक अमोद वर्ष नाम के राजा हैं जिसने जल समाधि दी। इंद्र थर्ड के समय अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था, यानी इस वंश के प्रसिद्ध शासक है इंद्र थर्ड जो है। और इंद्र थर्ड जो है वो कब आए थे? अरब निवासी यात्री जो हैं इंद्र थर्ड के समय आए थे, और उस अरब निवासी का नाम क्या था? अल मसूदी था। अल मसूदी वहाँ पर क्या थे? आए थे, या उस समय यहाँ पर पहुँचे थे। अमोद वर्ष के दरबार में 3 साहित्यकार रहा करते थे। अब वो 3 साहित्यकार कौन है? उसमें जीनसेन आदि पुराण की रचना की थी। पहला साहित्यकार था जीनसेन, और जीनसेन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आदि पुराण। दूसरे नंबर पर महावीराचार्य नामक एक व्यक्ति था, महावीराचार्य। ये कई डिटेलें आती हैं, तो बेटा इनको नेग्लेक्ट मत करना बच्चों, इन्हें आप अलग से भी लिख सकते हो। आप कहोगे कि अलग से लिखोगे तो ये जीवन में आपके काम आएंगी। अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते जाओ, बार बार अभ्यास करते जाओ। तो महावीराचार्य उसको गणिता सार ग्रंथ इसने लिखा था, गणिता सार ग्रंथ लिखा। मैं आपके लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें अब भी इसमें बाकी हैं जो भविष्य में आप पढ़ोगे। लेकिन मैंने आपके लेवल को थोड़ा सा विस्तृत किया कि आपकी कॉपी जिस एग्जामिनर के पास जाए तो आपको एक ऐसा लगे उसको कि वास्तव में बच्चे ने अध्ययन किया है। आपकी कॉपी अलग दिखे, आप स्वयं की लेखनी अलग नजर आए, आपके लिखने का तरीका अलग नजर आए। इसलिए कुछ चीज़ें मैं अलग से शामिल कर रहा हूँ और इन्हें आपको तैयार भी करना है।
फिर दूसरी है सक्तायना पुस्तक लिखी थी, अमीदवर्ती नाम की पुस्तक लिखी थी। इसके दरबार में तीसरा जो था वो सक्तायना था, और सक्तायना दे अमीदवर्ती नाम की पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई थी। जो अरबी यात्री आए थे उन्होंने यहाँ के शासकों को बलराज से संबोधित किया है, इसको बलहारा का है। जैसे एक शब्द आता है, यानी जैसे आपको गुजर प्रतिहार शासक हैं उनको ये बोरा के नाम से लिखेंगे, यानी जो गुजर प्रतिहार शासक है जो कल वाले टॉपिक में भी हमें पढ़ना वो बोरा कहेंगे। लेकिन अरबी जो शासक हुए हैं उन्होंने यहाँ के इन शासकों को क्या कहा है, यानी बलराज के नाम से संबोधित किया है, या बलराज शब्द इनके द्वारा लिखा गया, तो उसके नाम से भी इन्होंने संबोधित किया है। तो अभी तक जो हमारी जो ये अभी क्लास हुई है, इस क्लास के अंतर्गत जब हमने ये टॉपिक आपको पढ़ाना शुरू किया है तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने गुप्तकाल से शुरू किया था, और हमें अब आप इसकी एक एक स्टेप को देखेंगे तो आप में इसमें ईंट पत्थर है, गर्भगृह किसे कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ है, मंडप है, शिखर है, 3 प्रसिद्ध मंदिर है, इधर 3 मंदिर है, गुफाओं में कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, उसके बाद में कालिदास कौन थे, कौन कौन सी प्रशस्तियां हैं, वरामीर कौन थे, धनवंतरी कौन थे, राज्यवर्धन कौन थे, शशांक कौन थे, यानी एक स्टेप से आप चलते हो तो आपका बहुत ही बेहतर रूप से आप इसका अध्ययन कर पाओगे। अब कल शायद तक मैं विचार करता हूँ कल इस पाठ का अंतिम टॉपिक आपका हो जाएगा और फिर दूसरे पाठ में चलेंगे। देखो अगर हम 7 दिन में एक लेसन तैयार करते हैं तो हमारे शायद 20 सप्ताह हो जाते हैं, और 20 सप्ताह में अगर हम इसी गहराई से पढ़ते चले गए तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सोचता हूँ मेरे सभी जुड़े हुए छात्र छात्राओं को, अभिभावकगण को, जितने प्रबुद्ध नागरिकगण, बुद्धिजीवी जो भी लोग हैं, उनको इस विद्यालय परिवार का सादर प्रणाम है। इस विद्यालय परिवार की उच्चतम सीढ़ी से लेकर निम्न सीढ़ी तक प्रत्येक इस संस्था से जुड़े हुए सदस्य की ओर से आपके परिवार की कुशलता की कामना करते हैं। आप इसी तरीके से बाल साधना परिवार के साथ अपना सहयोग, अपना प्रेम, अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और हमेशा इस संकट के दौर में हो चाहे खुशी के दौर में हो, हम एक साथ बनकर हमेशा अच्छे बच्चों को तैयार करेंगे। और परमात्मा से दुआ करते हैं कि आप इस कोरोना महामारी से बच के स्वस्थ रहें, और आगे का बिंदु हम पढ़ाएंगे। सभी बच्चों को मेरे दिल की गहराइयों से ढेर सारा आशीर्वाद, और जो भी इस वीडियो को देखने वाले जो उम्र में बड़े हैं उन सभी को मेरा साधुवत प्रणाम, और मेरे जो हम उम्र हैं उनको साधुवत प्रेम और मैं भेंट करता हूं। चलो अगली क्लास में एक बार फिर मिलेंगे। बाल साधना विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को बारंबार सतवत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।